नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और खबर उत्तराखंड के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से 10 लोग लापता चल रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और इसी कड़ी में सीएम धामी ने राज्य आपदा परिचालन केंद्र देहरादून से प्रदेश भर में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा करते हुए चमोली जिले के नंदा नगर क्षेत्र के आपदा प्रभावित गांवों में बचाव और राहत कार्यों को गति प्रदान करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। चमोली के जिलाधिकारी को गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को तत्काल बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एम्स ऋषिकेश एयरलिफ्ट किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि अतिवृष्टि के कारण प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, पेयजल आपूर्ति, विद्युत व्यवस्था और नेटवर्क कनेक्टिविटी शीघ्र पुनः स्थापित की जाए। आपदा प्रभावित लोगों के लिए आश्रय, भोजन, स्वच्छ पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था के साथ ही प्रत्येक प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में चिकित्सक और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। कल की रात से देर रात्रि से चमोली जनपद के 4 स्थानों पर अलग अलग कुंत्रा लगा फाली में, कुंत्रा लगा सरपाणी में और शेरा और धुरमा में ये लगभग 33 मकान बादल फटने से और वहाँ भारी मात्रा में मलबा आने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और काफ़ी सारा वहाँ दुकानों को, गौशालाओं को और लगभग 20 लोग घायल हुए हैं और लगभग 14 लोग अभी लापता हैं और 200 से भी ज़्यादा लोग कल की जो रात की आपदा चमोली जनपद में आई है उससे प्रभावित हुए। वहाँ पर सभी बचाव करने वाले दल पहुँच गए हैं। डीएम, एसएसपी प्रातःकाल ही वहाँ के लिए चल दिए थे और भी अन्य जो लोग घायल हैं उनको कुछ लोगों को वहाँ पर अस्पतालों में पहुँचाया गया है और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके लिए चूँकि मौसम का इंतज़ार कर रहे थे और अभी एक विंडो मिल गई है तो उनको तत्काल वहाँ से एम्स शिफ्ट किया जा रहा है। एक बच्चा भी है जिसके सर में चोट लगी हुई है और अभी भी कुछ लोग वहाँ पर जो घरों में ही फंसे हुए हैं उनको निकाले जाने की कार्रवाई की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस के लोग पर्याप्त संख्या में वहाँ पहुँच गए हैं और भी जो लगातार हम लोग अभी यहाँ से डीएम से एसपी से लगातार यहाँ से संपर्क में हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों से, वहाँ के विधायक जी भी, गोपाल राम टमटा जी भी प्रातःकाल से इस बचाव कार्य में लगे हुए हैं, अन्य लोग भी लगे हुए हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए और जो देहरादून के आसपास आपदा आई थी जिसके कारण से सड़क मार्ग, बिजली, पानी, तमाम प्रकार के जो मार्ग जो है अवरुद्ध हुए थे उन सभी को रिस्टोर किया जा रहा है। काफ़ी सारा रिस्टोर अभी तक हो चुका है। जो लोग शिविरों में हैं उनको भी हर प्रकार से देखभाल की जा रही है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हम जो है इन स्थितियों को सामान्य करें। सर, सितंबर लगभग आधा निकल चुका, अभी भी सितंबर को लेकर अनुमान है कि बारिश और जगहों पर होगी, तो जिलों को आपने सभी डीएम्स को अलर्ट करने रहने को कहा गया? सभी पूरे सितंबर माह में पूरे समय अभी तक जब तक हमारा मानसून पूरी तरह से थम नहीं जाता है तब तक सभी जिलों को, सभी आपदा प्रबंधन के लोगों को और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जितने भी एजेंसियां हमारी काम करती हैं सभी को अलर्ट मोड में रखा गया है। मौसम विभाग से भी लगातार हम लोग संपर्क कर रहे हैं और मौसम विभाग की जिस प्रकार का अनुमान है उसके अनुसार सभी को अलर्ट मोडों में रहने के लिए और नदी, नाले, ऐसे स्थानों पर जो उसके किनारे रहने वाले लोग हैं उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहले से ही जो है ले जाने के लिए कहा जा चुका है। क्योंकि सर यात्रा अभी माना जाता है कि 15 सितंबर का मौसम ठीक होगा, यात्रा अपने रिदम में आएगी, तो आपके यात्रियों से अपील बतौर मुख्यमंत्री? देखिए, यात्रा अभी हमारी बद्रीनाथ जी की, केदारनाथ जी की, गंगोत्री की और यमुनोत्री की सभी जगह अभी सुचारू रूप से यात्रा चल रही है। लेकिन फिर भी हमारा यात्रियों से कहना है कि अभी जो 4-5 दिन मौसम विभाग के द्वारा और मानसून का जो समय है उसमें मौसम की जो भविष्यवाणी होती है या अनुमान जो किया जाता है उसके अनुरूप ही अपनी यात्रा को नियोजन करें जिससे कि उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो। वैसे हमारा संपूर्ण प्रयास है कि ये दूसरे चरण की यात्रा भी पहले चरण की जिस प्रकार से यात्रा हुई, अच्छे प्रकार से लोग श्रद्धालु आए, तीर्थयात्री आए, अपने दर्शन किए और सुरक्षित और आसानी से वापस गए। हमारा प्रयास है हर एक यात्री जो भी आएगा उसकी सुरक्षा
हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। सर, जिस तरीके से आपदा आई है, आप निर्देश भी दे रहे हैं, लेकिन कई जिलों में ये देखने को मिल रहा है कि अधिकारी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। बहुत दिक्कत आ रही है। पिथौरागढ़ में भी इस तरह की शिकायत आई, देहरादून में भी आई है। अधिकारियों के क्या निर्देश? नहीं, सभी अधिकारी हमारे काम कर रहे हैं और सभी को कहा गया है कि सभी के साथ समन्वय मिलाकर हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ, अन्य लोगों के साथ, जो भी आपदा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, आपदा में सहायता करने वाले हैं, सभी का समन्वय बनाकर काम करेंगे। और आपदा कोई एक किसी का विषय नहीं है, ये हम सभी का विषय है। इसमें कहीं हम लोग अलग अलग नहीं हैं। पूरे उत्तराखंड के लोग एक टीम भावना के तहत ये आपदा आई है, इस आपदा का सामना करेंगे और इस चुनौती से भी हम लोग आगे निकलेंगे। सर, उत्तराखंड जैसा कि आपदा से करार आया, आपने कहा इकोलॉजी इकोनॉमिक कॉम्बिनेशन को उत्तराखंड सरकार डेवलपमेंट में शामिल करेगी। अब देश भर में चर्चा का विषय है कि जिस तरह की उत्तराखंड में आपदाएं आए, डेवलपमेंट कहीं ना कहीं। देखिए, ये जो आपदाएं हैं, चूँकि ये ग्लोबल वार्मिंग का जो एक इफेक्ट है, वो जो है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका असर हमारे यहाँ भी है और इससे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है, पूरी दुनिया को असर हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। मसूरी देहरादून मार्ग पर शिव मंदिर के पास क्षतिग्रस्त पुल अब फिर से जुड़ने की कगार पर है और आपदा के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देर शाम मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया है। उन्होंने बताया कि युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और लोक निर्माण विभाग ने सिर्फ 2 दिनों में बेली ब्रिज तैयार कर सराहनीय कार्य किया है। अगले 1 घंटे में पुल का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद देहरादून और मसूरी के बीच आवाजाही सामान्य हो जाएगी। मंत्री जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। देखिए, मेरी विधानसभा क्षेत्र में भीषण आपदा आई है, वहीं प्रदेश में भीषण आपदा आई है। पहले धरारी में, बिजराली में, पौड़ी में, कागीसर में, और परसों बादल फटने से सबसे ज़्यादा नुकसान मसूरी विधानसभा क्षेत्र को हुआ है। मसूरी को जोड़ने वाला जो एकमात्र पुल है, जो वो एक यातायात का एक साधन था, उसका एक पुल टूटने से आवागमन बंद हो गया। मैं अपने ड्यूटी के अधिकारियों को शाबाशी देता हूँ। उन्होंने दिन रात मेहनत करके, हमारे एसडीएम यहाँ मौके पर लगातार रहे। कल मैंने 1 बजे फ़ोन किया तो मेरे एसडीएम यहीं पे थे और अभी 1 घंटे के अंदर ये पुल खुल जाएगा। मैं सभी पर्यटकों से, मसूरी वासियों से क्षमा चाहते हुए, क्योंकि ये प्रकृति के आगे देखिए किसी का जोर नहीं चलता, लेकिन पूरी सरकार इन लोगों के साथ खड़ी है। आप लोग आ जा सकते हैं, आपको 2 दिन दिक्कतें उठानी पड़ी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन हमारी नीयत साफ है, हमारी सोच साफ है और पूरी ईमानदारी से धामी सरकार काम कर रही है। और धामी जी, आपने देखा होगा, खुद मौके पर पहुँच जाते हैं। हमारे विधायक, मंत्री लगातार मौके पर पहुँच रहे हैं और लोगों के दर्द को जो है कम करने का। सर, वैकल्पिक की मार्ग की व्यवस्था की जाए तो लंबे समय से लोगों की मांग है कि वैकल्पिक मार्ग। इसीलिए इसको देखते हुए हमने हमारी मोटर मार्ग के चौड़ीकरण का 14 करोड़ का DPR मंजूर कर दी है। और अभी मैं माननीय गडकरी जी से मिला था, मैंने उनसे कहा था कि उसे NH बनाकर हमें वैकल्पिक मार्ग के रूप में अब हमें दें और निश्चित ही हमें वो मार्ग मिलेगा। और आने समय में तो हम वन वे कर सकते हैं, एक तरफ से लोग आएंगे, एक तरफ से जाएंगे और जाम की जो समस्या है उसका निदान। उत्तराखंड में लगातार बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी को लेकर फिलहाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून और अन्य क्षेत्रों में निरीक्षण कर रहे हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण खुद मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है और चूंकि बादल फटने की घटनाएं 1 हफ्ते के अंदर ही 2 बार हुई। पहले देहरादून में बादल फटा पिछले दिनों, उसके बाद आज चमोली में फिर से बादल फटा। इससे पहले धराली, थराली, चमोली, कहराकोट, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं। देहरादून के सहस्त्रधारा में 3 दिन पहले बादल फटने की घटना, जिसमें कुछ लोग घायल हुए, कुछ लोगों की मौत भी हुई, कुछ लोग लापता भी हैं। अब कल रात फिर से चमोली के अंदर बादल फटा और वहां पर भी भारी नुकसान हुआ और सीएम धामी इस पर खुद नज़र बनाए हुए हैं, मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और फिजिकली भी ग्राउंड पर जाकर वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे, उनके साथ
पूरी टीम, स्थानीय लोग और स्थानीय प्रशासन के लोग भी शामिल हैं और साथ साथ सुरक्षा के तमाम लोग उनके साथ मौजूद होकर उन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया जा रहा है जहां पर भारी नुकसान हुआ है और लोगों के घर छिने हैं, लोगों का वहां पर वर्चस्व छिना है, लोगों को खाने पीने जैसी चीज़ें जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही हैं जब से उनके घर उजड़े हैं। लेकिन सरकार इसको लेकर लगातार नज़र बनाई हुई है। प्रशासन को निर्देश है कि आप जो भी राहत सामग्री या जिस भी तरह से राहत लोगों तक पहुंचाना चाहें वैसे लोगों को राहत दें ताकि किसी भी प्रकार से लोगों में कोई दिक्कत पैदा ना हो। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर दौरा कर रहे हैं, खुद जा रहे हैं। धराली में जब बादल फटा था तो 3 दिन वो उत्तराखंड में रहे थे, धराली में रहे थे, जहां पर यह घटना हुई थी। विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक रितु खंडूड़ी भूषण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया है और इस अवसर पर उन्होंने नगर वन में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और पार्क में स्वच्छता अभियान भी चलाया है। साथ ही कोटद्वार बेस चिकित्सालय में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया है। रितु खंडूड़ी ने कहा कि मोदी जी ने सदैव राष्ट्रहित और समाज हित को सर्वोपरि रखा है। आज आप जानते हैं कि हमने कोटद्वार में सेवा सप्ताह शुरू किया और सेवा सप्ताह की शुरुआत जो सेवा पर्व हमने जो शुरू किया है आज एक पेड़ लगाने से किया। कोटद्वार का जो एक पार्क है उसमें हमारे लोग आते जाते रहते हैं। यहाँ पर एक आलू बुखारा का पेड़ लगाया है। ये सोच, ये संस्कार हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। उन्होंने कहा है कि हमें अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। उसे लगाना ही नहीं है, उसे बचाने का भी प्रयास करना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है और हम बहुत खुश हैं। मैं खासकर बहुत खुश हूँ कि मैंने जो अपना सेवा सप्ताह का काम शुरू किया है वो पेड़ लगाने से किया है। पर्यावरण बचाना बहुत आवश्यक है। आप सब इस चीज़ को समझ रहे हैं और देख रहे हैं कि क्यों आज के समय में अपनी धरती को स्वस्थ रखना, अच्छा रखना हम सबका कर्तव्य ही नहीं है। हम सबको ये अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए करना ही होगा। इसलिए ये जो पेड़ लगाकर आज हमने सेवा सप्ताह का कार्य शुरू किया है उससे मैं बहुत खुश हूँ और मैं आशा करती हूँ कि कोटद्वार का हर निवासी इस सेवा सप्ताह में अपने अपने घरों में। देहरादून में 15 सितंबर की रात आई आपदा से कई इलाकों में भारी तबाही हुई है और जगह जगह सड़कें टूटी, कई हिस्से बह गए, विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो गए जिसमें लोगों को खासी दिक्कतें झेलनी पड़ी। हालांकि अब राहत की खबर है कि जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को मरम्मत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा कि कंट्रोल रूम से हर कुछ घंटे में अपडेट लिया जा रहा है ताकि सड़क और बिजली की कनेक्टिविटी को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। देखिए, हमारे रिलीफ इवैक्यूएशन स्ट्रेटजी में सबसे पहले आता है कि हमको लॉस ऑफ लाइफ को मिनिमाइज करना है। वो फर्स्ट स्टेप था। अब सेकंड स्टेप है कि हमें अपनी कनेक्टिविटी, चाहे वो रोड की है, चाहे हमारी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस हैं, उनको रिस्टोर बैक करना है। उसमें सभी डिपार्टमेंट से प्रत्येक 3-4 घंटे में समीक्षा की जा रही है। हमारे प्रभारी हैं एडीएम इंचार्ज, वो कंट्रोल रूम में हमारे डिपार्टमेंट्स को कॉल करके कन्वीन करके जो रियल टाइम प्रोग्रेस है ग्राउंड पे वो दी जा रही है। हमारा यही प्रयास है कि हम जल्द से जल्द अपनी सड़क और बिजली की कनेक्टिविटी। उत्तराखंड इस समय लगातार दैवीय आपदाओं से जूझ रहा है और कई जाने जा रही हैं तो कहीं संपत्ति का भारी नुकसान हो रहा है। कई विशेषज्ञ और आमजन इसे अनियंत्रित विकास और प्राकृतिक संसाधनों से अवैध छेड़छाड़ का नतीजा मान रहे हैं। बीजेपी संगठन ने भी माना है कि कहीं न कहीं मानव गतिविधियां ही आपदा के नुकसान को बढ़ रही हैं। खासकर नदी नालों के किनारे हो रहे अवैध अतिक्रमण और बड़े होटल रिजॉर्ट्स निर्माण से बहाव का स्वरूप बदल गया है। ऐसे में सरकार को सख्ती और लोगों को जिम्मेदारी दिखानी होगी। हमने देखो, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, जो लोग उत्तराखंड को जानते हैं, सब लोग उत्तराखंड के लोग हैं। ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं तो निश्चित तौर पर पहले भी होती थी, आज भी हो रही हैं। लेकिन जो आज इसका एक विशाल और विकृत रूप दिख रहा है, निश्चित तौर पर उसका एक कारण है कि भाई हमने जो स्थान, नाले थे, खाले थे, नदियां थी, उसके किनारे जिस तरह से हमने बसावट की है और जिस तरह से हम लोगों ने अतिक्रमण किया है और जिस तरह से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रकृति तो उसी रूप में है आज भी। जिस रूप में 100 साल 50 साल पहले थी,
उसने अपना रूप नहीं बदला है, लेकिन हमने, मानव ने अपना रूप बदला है। तो निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय है। तो इसको हमने कहीं न कहीं दोनों तरफ से, देखो सरकार को भी इसमें टाइटली लेना चाहिए और स्वैच्छिक भी होना चाहिए। फिर लोगों को भी, जो मैं अपील करूंगा उत्तराखंड की जनता से, लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम नाले खाले में जबरदस्ती घर बना रहे हैं या वहां पर कोई रिसोर्ट बना दे रहे हैं या कोई डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, एक दिन प्रकृति अपना रूप दिखाएगी और उसका एक बड़ी मात्रा में नुकसान होगा। उससे इधर चमोली जनपद के नंदानगर क्षेत्र में कुदरत ने एक बार फिर से कहर बरपाया है और भारी तबाही के बीच 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं। कुंतरी और फाली गांव में 6 भवन पूरी तरह जमींदोज हो गए, जबकि धुरमा में से 4 से 5 भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं। 2 लोगों के लापता होने की खबर है। मकानों और गौशालाओं को नुकसान के साथ कई मवेशी भी मलबे में दब गए हैं। राहत और बचाव कार्यों के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर डटी हैं। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और लोगों से सुरक्षित रहने और राहत टीम का सहयोग करने की भी अपील की है। कल रात नंदानगर में काफी बारिश हुई है, जिससे कि 5 अलग अलग टोकों में काफी नुकसान की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें धुरमा, कुंडी, खेरा, लगापाली और कुंतरी प्रमुख टोक हैं जहाँ ज्यादा नुकसान हुआ है। और अभी 10 लोगों के लापता होने की सूचना हमारे पास है और काफी लोग घायल भी हुए हैं और जगह जगह रोड बंद है और एम्बुलेंसेज, मेडिकल टीम, जल संस्थान की टीम, पीडब्ल्यूडी की टीम, सबको हमने मोबिलाइज कर दिया है और आशा है जल्दी सड़क खुल जाएगी और हम घटनास्थल पे पहुंचेंगे, क्योंकि कई जगह रोड वॉश आउट है तो पहुंचने में समय लग रहा है। हालांकि लोकल तहसील प्रशासन, एसडीआरएफ की टीम मौके पे पहुंच चुकी है और रिलीफ ऑपरेशन हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। मसूरी क्षेत्र के आपदा प्रभावित गांव तक आखिरकार बड़ी राहत पहुंच गई है और फुलेत, सरखेत, छमरौली, सिल्ला और क्यारा जैसे गांवों का सड़क संपर्क टूटा हुआ था, जिससे ग्रामीणों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद जिला प्रशासन ने एयरलिफ्ट के जरिए राहत पहुंचाने का फैसला लिया है। एसडीएम कुमकुम जोशी की निगरानी में करीब 700 किलो राशन यानी 150 किट्स, जिनमें दाल, चावल, आटा, नमक और चीनी शामिल थे, प्रभावित गांव तक पहुंचाए गए। 60 से ज्यादा परिवारों को तत्कालिक मदद मिली और लोगों ने राहत की सांस ली। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जरूरत पड़ने पर और सामग्री भी भेजी जाएगी। तो साथ ही मन्नाखेड़ी गांव के जंगल में 30 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक गांव का ही निवासी और फैक्ट्री कर्मचारी ने बताया कि एसपी देहात शेखर चंद सुयाल का कहना है कि पहली नजर में मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से गंभीरता से जांच कर रही है। देखिए, सुबह जो पुलिस को सूचना मिली है, सूचना के अनुसार पुलिस ने जो वहाँ रिस्पॉन्स किया तो एक व्यक्ति जो करीब 30 साल के आसपास की उम्र उसकी बताई जा रही है, फैक्ट्री में काम करता था। रात को घर पे आया, किसी चीज़ को लेकर विवाद हुआ तो सुबह उसकी बॉडी लटकी हुई मिली है। प्रथम दृष्टया मामला सुसाइड का प्रतीत होता है। बाकी पुलिस पूरे तथ्यों पे पड़ताल करेगी, क्या कारण थे, कैसे थे, उसके हिसाब से फिर हम आगे लीगल कार्रवाई करेंगे। पोस्टमार्टम पंचायतनामे की कार्रवाई चल रही है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को जो रुड़की हॉस्पिटल वहाँ पे। शेखर चंद सुयाल। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट से बड़ी खबर है, जहां पर रामनगर के खेल मैदान में दशहरे पर रावण दहन की अनुमति मिल गई है और हालांकि कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि पटाखों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अदालत ने प्रदूषण पर चिंता जताते हुए सरकार से डिजिटल और प्रतीकात्मक रावण दहन का बढ़ावा देने को कहा है। बता दें, पहले एक खिलाड़ी की याचिका पर कोर्ट मैदान में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाते हुए खेल सुविधाओं को बढ़ाने के निर्देश भी जारी कर चुका है। ये मामला पूर्व से एक चल रहा है, एमपी इंटर कॉलेज रामनगर में है, तो उसके रख रखाव को लेके और वहाँ पे स्पोर्ट्स गतिविधियों को बढ़ावा देने को लेके ये मामला एक क्रिकेट खिलाड़ी की ओर से दायर किया गया था, जिसमें कोर्ट ने ये पाया कि जो शहर है हमारे, उनमें खेल मैदानों की बहुत कमी है और अधिकतर खिलाड़ियों को सड़कों पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जो कि रिस्की है। इसलिए कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक एक्शन प्लान पेश करें और इसको एक प्रॉपर सुविधा युक्त खेल मैदान के तौर पे डेवलप किया जाए, ताकि खेल प्रतिभाएं आगे बढ़ सके। इसके साथ ही इसमें, क्योंकि कोर्ट ने पूर्व से प्रतिबंध लगाया हुआ है कि कमर्शियल एक्टिविटीज उस मैदान पर ना हो, परंतु एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी ही हो, लेकिन एक रामलीला कमेटी की ओर से इसमें एप्लीकेशन दायर की गई थी कि उनको इसमें दशहरा मेला मनाने की अनुमति दी जाए पूर्व वर्षों की तरह। तो कोर्ट ने सशर्त अनुमति तो दे दी है,
लेकिन साथ ही ये भी डायरेक्ट किया है कि इसको राज्य सरकार व्यापक पैमाने पे जागरूकता फैलाए और भविष्य में देखे कि कैसे डिजिटल माध्यमों से इस कार्य को किया जा सकता है, एलईडी या एलईडी क्रैकर्स उनके थ्रू और डिजिटल मीन से इसको किया जा सकता है, ताकि पूरे स्टेट में ऐसे जो भी आयोजन होते हैं जहाँ पर कोई भी प्रज्वलन होता है या पटाखे होते हैं, तो उस पर इको फ्रेंडली तरीके से उसको मनाया जा सके। इसको लेके कार्य योजना पेश करने के लिए राज्य सरकार। इधर कपकोट पुलिस और एसओजी की निगरानी में लाए जा रहे 2 आरोपी चलती गाड़ी से कूदकर फरार हो गए। चरस के साथ पकड़े गए इन युवकों को पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। झटवालई कस्बे के पास गाड़ी की रफ्तार धीमी होते ही दोनों ने छलांग लगा दी। पुलिस ने पीछा कर एक आरोपी साहिल को दबोच लिया, लेकिन दूसरा आरोपी रोहित सरयू नदी की ओर भाग निकला। अब पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। नदी क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। कथित लव जिहाद के मामले ने मंगलवार सुबह माहौल गरमा दिया है। कुनाव गांव के जंगल में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम युवक को युवती के साथ पकड़कर थाने पहुंचाया। थाने परिसर में जमकर नारेबाजी हुई। युवती ने भी आरोप लगाया कि युवक पिछले 2 साल से दबाव बना रहा था। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन होगा। पुलिस ने कहा कि दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और निष्पक्ष जांच की जाएगी। मैं आज सुबह अपने ड्यूटी जाने के लिए निकली रास्ते में, तो उधर से ये आ रहा था बाइक से, तो मुझे कहने लगे कि तुम आगे चलो, मैं अभी पीछे से आ रहा हूँ। और फिर आगे रास्ते में पुलिया क्रॉस करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे लेकर के गया। वहाँ पे खाना खाया हमने, नाश्ता, फिर मेरा फ़ोन चेक किया, जहाँ पे मैं काम करती हूँ उनसे बात की, और फिर नाश्ता वगैरह ख़त्म करके हम निकल गए। फिर वहाँ से मैं अकेली उठ गई, इनको मुझे कोई मतलब नहीं है क्या है क्या नहीं। और फिर मैंने बोला कि आप मुझे कहाँ छोड़ोगे कि बैठोगे, तुम्हें कहाँ जाना है? मैंने कहा मुझे कहीं नहीं जाना है। फिर मुझे अपनी बाइक पे बिठाया और उधर झाड़ी वाली जो जगह है वहाँ पर मुझे लेकर के गए, और इतने में फिर ये भाई लोग वहाँ पर आ गए। कब से जानते हो आप? जानती तो मैं काफ़ी समय पहले से हूँ। लेकिन जबरदस्ती लेके आप कैसे आए इसके संपर्क में? जी वो काम के सिलसिले से। आपको परेशान क्या बहन वो काम करते थे वो बता दो। हाँ, एक जगह पे मैं काम करती थी पहले, करीब 2019-20 की बात है। वहीं पे इनका आना हुआ था, एसी का काम इनका है। तो उस समय पे मैं जॉब पे अकेली थी, कोई था नहीं वहाँ पे घर में। तो वहीं पे इन्होंने नंबर एक्सचेंज हो गए हमारे, और तभी से हमारी बातें शुरू हो गई हैं। परेशान कर रहा है कुल मिलाकर? हाँ जी। तो पैसे भी देने का कोई मामला है? हाँ जी, हाँ जी। पहले मेरी फाइनेंशियल मदद करते थे, अभी भी करते हैं। और फिर उसके बाद मुझ पर दबाव बनाते कि मैं तुम्हारी फ़ोटो और वीडियो वायरल कर दूँगा, कि तुम मेरे साथ ऐसे नहीं करो कि आज वहाँ चलो और कल वहाँ चलो। ये सब मामला इसको काफ़ी समय हो गया है, 3-4 साल हो गए। पैसे कितने दिए थे? पैसे का ऐसा कोई फिक्स नहीं है, मतलब हर महीने हफ्ते में ऐसे मदद करते रहता है। क्या नाम है इसका? इकरार। वो जो फोन है उस लड़के का, उसका वो जो चलिए, खबर उत्तराखंड में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया और जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर एक खबर के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।